Assalamu alaikum students. Lecture number 8, Unit Operation in Food Processing, FTST 2102 का हमारा ये जो है 8वां लेक्चर है और this will be the second and last portion for drawing. ड्राइंग का जो फर्स्ट पोर्शन था वो हमने अपने लेक्चर नंबर 6 में ऑलरेडी हमने उसको कवर कर चुके हैं। आज के लेक्चर में हम अपने ड्राइंग का जो रिमेनिंग पोर्शन है उसको कवर करेंगे और ड्राइंग के कुछ मजीद जो टॉपिक्स हैं उनके बारे में हम देखेंगे। ड्राइंग के प्रोसेस में खास तौर पर जो एक्सटर्नल कंडीशंस होती हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। एक्सटर्नल कंडीशंस मिसाल के तौर पर कि किस पैरामीटर्स के तहत आपका ड्राइंग का जो प्रोसेस है एक फूड इंडस्ट्री के अंदर उसको कंप्लीट किया जा रहा है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ख़ास तौर पर एक चीज़ ये कि नॉर्मली आप कोई कॉन्टिन्यूस कंडीशंस जो है उनको मेंटेन नहीं रखते बल्कि आप इन कंडीशंस को चेंज करते रहते हैं। मसलन कि हमारे पास जो प्रोसेस की कंडीशंस होती हैं, मसलन कि आपके पास कितना टेम्परेचर है, कितना प्रेशर है, कितनी कंसंट्रेशन है या उसके अलावा कितना फ्लो रेट है, ये कुछ इस तरह की जो कंडीशंस होती हैं प्रोसेस कंडीशंस, खास तौर पर टेम्परेचर के हवाले से, वो आपका जो इंडस्ट्रियल ड्रायर है, वो जो फूड ड्रायर है जिसके अंदर आपकी फूड ड्राई हो रही है, वो उसके अंदर डिफरेंट लोकेशंस पर डिफरेंट टाइम्स में वो आपके पास कंडीशंस डिफरेंट होगी। खास तौर पर जब आप कोई अच्छा एक नया और इस तरह का कोई स्पेशल किस्म का प्रोडक्ट बना रहे हो तो उस वक्त इन कंडीशंस को खास तौर पर इस तरीके से सेट किया जाता है ताकि आपका जो प्रोडक्ट है वो एक ऑप्टिमाइज प्रोडक्ट हो, वो जो प्रोडक्ट है वो आपकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं, आपकी जो स्पेसिफिकेशंस हैं और आपकी जो मार्केट की रिक्वायरमेंट्स हैं उनको वो फुलफिल करता हो। मिसाल के तौर पर खास तौर पर ऐसी सब्जियां जिनके अंदर जो मॉइस्चर कंटेंट होता है वो बहुत ज्यादा होता है, मसलन इनिशियली जो है उनके अंदर मॉइस्चर कंटेंट काफी ज्यादा होता है, जैसा कि आपके पास प्याज हैं, उन प्याजों में जो मॉइस्चर कंटेंट, अगर आप कभी प्याज को छीलें और छीलने के बाद आप उसको जो है स्लाइस कर लेते हैं रिंग्स की शक्ल में या और किसी तरह, तो आप उनको टच करें, यू कैन फील देम हाउ मच वेट दे आर। तो ओनियंस हैव लॉट ऑफ मॉइस्चर। तो इस तरह के जो सब्जियां हैं हमारे प्याजों की तरह कि जिनमें इनिशियल मॉइस्चर बहुत ज्यादा होता है, इनको आप एक ही दम, एक ही झटके में, एक ही स्टेप में आप इनको ड्राई नहीं करते बल्कि इनकी ड्राइंग के लिए मल्टी स्टेज प्रोसेस जो है उनको यूज किया जाता है। तो मल्टी स्टेज प्रोसेस में क्या होगा कि आप जो है शुरू में जो है आप जो ड्राई एयर यूज कर रहे हैं अपने इन ओनियंस को ड्राई करने के लिए, उस एयर की जो टेम्परेचर है और जो वेलोसिटी है वो बहुत ज्यादा हाई होगी। और इस तरह शुरू में, क्योंकि जब हमने बात की थी जो ड्राइंग रेट्स की, हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं अपने लेक्चर नंबर 6 में, तो जो इनिशियली जो ड्राइंग रेट होता है इट इज ऑलवेज वेरी हाई। सो आपने इनिशियली हाई रेट ऑफ ड्राइंग को अचीव करने के लिए आपको जो ड्राइंग एयर आप यूज कर रहे हैं उसकी वेलोसिटी, उसका टेम्परेचर आपको बहुत ज्यादा हाई रखना पड़ेगा। लेकिन उसके मुकाबले में जो आपकी ओनियंस को ड्राई करने की जो फाइनल स्टेज होगी, ये ऐसी सब्जियां जिनके अंदर मॉइस्चर कंटेंट बहुत ज्यादा हो, उनको जब आप फाइनल स्टेज पर ड्राई करना चाहेंगे तो उस वक्त होता क्या है कि जो ड्राइंग रेट होता है वो फॉल कर रहा होता है, यानी कि जो ड्राइंग रेट होता है इनिशियली तो बहुत ज्यादा हाई होता है लेकिन बाद में ड्राइंग रेट कांस्टेंट हो जाता है और वो फॉल करने लग जाता है। तो ड्राइंग रेट जो है आपके पास अब वो जो है फॉल कर रहा होगा, तो उस वक्त हम जो एयर होती है, आप कोई हाई टेम्परेचर की एयर यूज नहीं कर रहे होते बल्कि आप कोई मॉडरेट टेम्परेचर की लो वेलोसिटी पर एयर आप यूज करती हैं
ताकि हमारी जो ड्राइंग का प्रोसेस है वो कंप्लीटली ऑप्टिमाइज्ड प्रोसेस हो और आपका जो प्रोडक्ट है वो फॉर द रिक्वायर्ड कंडीशंस उसको हम सही तरह ड्राई कर सकें। अच्छा, जब आपके पास किसी भी इस तरह का जो प्रोडक्ट है, जैसे हमने मिसाल दी है प्याजों की, सब्जियों की, सब एग्जाम्पल में, तो आपके पास जब मॉइस्चर कंटेंट क्रिटिकल मॉइस्चर कंटेंट से कम आ जाए, मिसाल के तौर पे आपको मैंने ये कंडीशन बता चुके थे कि क्रिटिकल मॉइस्चर से जब आपके पास मॉइस्चर जो है उन सब्जियों में उनमें कम हो जाए प्रोडक्ट्स में, तो उस वक्त हमारे पास जो है बेसिकली जो ड्राइंग हो रही होती है आपके जो उस फूड प्रोडक्ट की, वो ड्राइंग बेसिकली इंटरनल ट्रांसपोर्ट पे डिपेंड कर रही होती है। इंटरनल ट्रांसपोर्ट क्या है कि हाउ द bit water, for example the drying is being used mostly to remove water या उसके अलावा कोई और volatile component, तो ये जो water या ये volatile components हैं, ये जो pores हैं, उन pores में जो आपके पास dry होने के बाद जो pores बन रहे हैं, उन pores में किस तरीके से flow कर रहे हैं, उनके ऊपर आया कोई capillary action तो नहीं लग रहा, उनके ऊपर किसी और किस्म की कोई एक्सटर्नल फोर्सेस तो नहीं लग रही, उन पे कोई जो है रिपल्शन तो नहीं लग रही, कोई अट्रैक्शन तो नहीं आ रही, किसी किस्म की जो है आपके पास जो है हमें जो फोर्सेस लग रही हैं, जो भी चेंजेस उनके अंदर आ रही हैं, वो बेसिकली इंटरनल ट्रांसपोर्ट की वजह से होंगी। तो इंटरनल ट्रांसपोर्ट क्या है? बेसिकली इट डिपेंड्स कि उसके अंदर कोई कैपिलरीज तो नहीं बन गई, उसके अंदर आपका जो मॉइस्चर है उसकी अब क्या कंसेंट्रेशन रह गई है, उस मॉइस्चर की क्या नेचर है, आया दैट मॉइस्चर जो है वो आपका जो है वो किस हालत में है, तो उसके ऊपर इंटरनल ट्रांसपोर्ट हमें करेगी। और उस वक्त जब आपके पास यानी कि आपकी उस प्रोडक्ट के अंदर मिसाल सॉरी जो आप मटेरियल यूज कर रहे हैं, मिसाल मैंने आपको दी थी कि जैसे हमारे पास हमने हाई मॉइस्चर कंटेंट वाली वेजिटेबल्स ओनियंस को हम ड्राई करना चाह रहे हैं, तो उस वक्त हमारे पास जो जब आपके पास क्रिटिकल मॉइस्चर से मॉइस्चर कम हो जाएगा, तो शुरू में आपने इनिशियल ड्राइंग की, उसके बाद आपके पास मजीद ड्राइंग करते जा रहे हैं, एक वक्त आएगा कि आपके पास क्रिटिकल मॉइस्चर से मॉइस्चर कंटेंट कम हो जाएगा, उसके अंदर वो जो वोलेटाइल मैटर है वो कम हो जाएगा, वो जो नमी है वो कम हो जाएगी, वो जो पानी है वो कम हो जाएगा। तो उस वक्त जो ड्राइंग होगी वो आपकी इंटरनल ट्रांसपोर्ट यानी कि जो पोर्स वगैरह उसके अंदर बने हुए हैं, जो कैपिलरी एक्शंस लगी हुई हैं, उनकी मदद से ये ड्राइंग आपकी हो रही होगी, ना कि एक्सटर्नल कंडीशंस पर। यानी कि एट दैट टाइम इट वोंट मैटर हाउ मच एयर वेलोसिटी यू हैव, इट वोंट मैटर हाउ मच एयर टेम्परेचर यू हैव। तो इसलिए हमें ये देखना पड़ता है कि जो ड्राइंग का हमारा प्रोसेस है इट मस्ट बी ऑप्टिमाइज्ड। आप जो कंडीशन सेट करें अपने इक्विपमेंट के ऊपर, ड्राइंग इक्विपमेंट के ऊपर, वो कंडीशंस इस तरह की कंडीशंस हो जो कि आपका जो प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी को ना सिर्फ महफूज बना सके बल्कि आपको रिक्वायर्ड जो है पैरामीटर्स के ऊपर प्रोडक्ट भी दे सके। ड्राइंग जो है सिर्फ आप हीट करके भी नहीं करते। देखिए ड्राइंग का असल मकसद मैं आपको बता चुका हूं कि यू वांट टू रिमूव द वोलेटाइल कंटेंट, यू वांट टू रिमूव द मॉइस्चर, आप उसको रिमूव करना चाहते हैं। तो इसका एक और जो तरीकेकार है वो उसको कहते हैं ऑस्मोटिक डिहाइड्रेशन। तो बेसिकली ऑस्मोटिक डिहाइड्रेशन में आप क्या कर रहे हैं, कोई उसको गर्मी की मदद से कोई हीट अप करके उसको ड्राई नहीं कर रहे, बल्कि आप क्या कर रहे हैं कि आपके पास वो जो फूड मटेरियल है जिसको ड्राई करना चाहते हैं, आप उस फूड मटेरियल को जो है किसी सॉल्ट या जो है आप किसी ऐसे शुगर सॉल्यूशन में कि जिसका हाई ऑस्मोटिक प्रेशर हो, यानी कि ऐसा कोई सॉल्ट या शुगर का सॉल्यूशन जिसका हाई ऑस्मोटिक प्रेशर हो, उस ऑस्मोटिक प्रेशर के अंदर आप उसको डिप कर देते हैं सब्जियों को। अब क्या होगा, बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन ऑस्मोटिक प्रेशर्स, उसके अंदर ऑस्मोसिस का प्रोसेस होगा। ऑस्मोसिस के प्रोसेस की वजह से हमारे पास जो है जो वाटर होगा फूड के अंदर, वो वाटर आपके सोल्यूशन में शिफ्ट हो जाएगा, और जो है हमारे पास क्योंकि ये ऑस्मोटिक प्रेशर की वजह से आपका वो जो हमारे पास क्योंकि जो है ऑस्मोटिक प्रेशर की वजह से वो आपका जो वाटर है वो अब
जो आपके ने सॉल्ट का या शुगर का सोल्यूशन आपने यूज किया था उस सोल्यूशन में शिफ्ट हो जाएगा। अच्छा, खास तौर पर एक चीज और इम्पोर्टेंट है कि ये जो हम ऑस्मोसिस या ऑस्मोटिक डिहाइड्रेशन है, आजकल हमने इसका ये नाम रख लिया है, लेकिन ये कोई नया प्रोसेस नहीं है। सदियों से लोग ये जानते थे। मसलन कैसे कि आपको पता है, आप लोगों ने कभी खाया भी होगा मुरब्बा, हम जो फलों के मुरब्बे, सेब का मुरब्बा, आपके पास आम है, बिल्कुल बिल्कुल बड़ा कॉमन मिलता है। उसके अलावा और भी फल हैं, आम का मुरब्बा भी लोग बनाते हैं। तो आप जो है इस तरह की जो हमारे जो मुरब्बा जात हैं आप जो बनाए जाते हैं, वो खास तौर पर वो उसके अंदर ये यही ऑस्मोटिक डिहाइड्रेशन का फिनोमेना ही यूज किया जाता था। इसके अलावा जो फिश की सॉल्टिंग करते थे, मैंने आपको एक पहले भी लेक्चर में बताई थी बात कि जो लेक्चर नंबर 6 में, कि जो फिश होती है उसको ऐसे इलाकों में, कि मिसाल के तौर पे क्योंकि आपके पास आप सारा साल फिशिंग कर नहीं सकते, क्योंकि उनका कुछ ऐसा ब्रीडिंग सीजन भी होगा कि जिस दौरान अगर आप फिशिंग करेंगे तो इट विल इफेक्ट ऑन द पॉपुलेशन ऑफ फिश। तो आपको अगले सालों में मछली इतनी ज्यादा नहीं मिल सकेगी। तो वो फिर क्या करते हैं कि वो ब्रीडिंग सीजन में क्योंकि फिशिंग नहीं कर सकते, तो अब उनके पास रेफ्रिजरेटर वगैरह तो पुराने जमाने में होते नहीं थे, तो वो फिर सॉल्ट लगाकर या उनकी मदद से वो ड्राई कर, या सूरज की रोशनी में ड्राई कर लेते थे या सॉल्ट लगाकर ड्राई कर लेते थे। अब अगर आप अंदाजा करें कि जैसे नॉर्वे जैसा मुल्क है, अब नॉर्वे में 6-6 माह आपको बहुत जो है नॉर्थ पोल के ऊपर बहुत लंबे दिन भी होते हैं और फिर बहुत लंबी रातें भी होती हैं। इसका मकसद कहने का ये है कि फिर भी उन्होंने जिंदा तो रहना था, और वहां पे सख्त सर्दी है, और उस सर्दी में वो उसको सुखा नहीं सकते, सनलाइट यूज नहीं कर सकते। तो एट दैट टाइम दे स्टार्टिंग यूजिंग द सॉल्ट या सॉल्ट सोल्यूशन, जिसकी मदद से वो ऑस्मोसिस का प्रोसेस कर रहे थे, और ऑस्मोसिस के प्रोसेस के नतीजे में आपके फूड मटेरियल में से जो मॉइस्चर था, जो वाटर था, उसको रिमूव किया जा रहा था, और आपका जो प्रोडक्ट था वो आपको एक ड्राई प्रोडक्ट मिल जाता था। अच्छा, एक चीज इसमें यह है कि जो ऑस्मोटिक डिहाइड्रेशन है, ये कोई कंप्लीट डिहाइड्रेशन नहीं है। इसमें पार्शियली आपके पास जो मॉइस्चर है वो रिमूव हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि कंप्लीटली जो है मॉइस्चर रिमूव कर दिया जाए। तो इसके लिए फिर वो बाद में आप मैक्सिमम जो मॉइस्चर रिमूव करने के बाद कोई फर्दर जो है प्रोसेस स्टेप्स करते हैं, ताकि आपके पास ड्राइड जो प्रोडक्ट है वो आपके पास प्रोडक्ट आपको हासिल हो जाए। खास तौर पे एक चीज इसमें इंपॉर्टेंट ये है जानना कि जब आप ऑस्मोटिक डिहाइड्रेशन कर रहे होते हैं, तो ऑस्मोटिक डिहाइड्रेशन के दौरान जैसे आपके फूड ड्यू टू द डिफरेंस इन ऑस्मोटिक प्रेशर, तो आपके फूड में मौजूद जो मॉइस्चर है, जब वो रिमूव होना शुरू होता है और वो आपके सॉल्ट सोल्यूशन में या शुगर सोल्यूशन में जिसको आपने यूज किया, जिसके अंदर आपने वो फूड मटेरियल डिप किया हुआ था, उसमें वो ट्रांसफर हो जाता है। तो इसके साथ साथ कुछ ना कुछ ऐसा फूड मटेरियल जो आपका सॉल्ट या शुगर सोल्यूशन जिसको यूज किया गया था, उसका कुछ हिस्सा भी आपके शुगर में आपके जो फूड प्रोडक्ट है उसके अंदर वो जो है वो ट्रांसफर हो जाएगा। तो उसके अंदर वो इसी तरह बिल्कुल अपोजिटली थोड़ा सा पोर्शन वो ट्रांसफर हो जाएगा। अच्छा, इसीलिए हम खास तौर पर जो है आप बाज़-औक़ात ऐसा भी कहते हैं, जो ऑस्मोटिक डिहाइड्रेशन का एक और नाम डी वाटरिंग इम्प्रेग्नेशन सोकिंग इन कंसंट्रेटेड सॉल्यूशंस, यानी कि आप कंसंट्रेटेड सॉल्यूशंस की मदद से आप उसको उस फूड मटेरियल की डी वाटरिंग कर रहे हैं, उसमें से वाटर रिमूव कर रहे हैं। और खास तौर पर अनफॉर्चुनेटली जो जो ऑस्मोटिक डिहाइड्रेशन है, इसकी इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस एज कंपेयर टू फिशिंग, या फिशिंग के अलावा आप जो मैंने आपको बताया कि फिश को ड्राई कर रहे हैं, या उसके साथ साथ हम जो है जो ये मुरब्बे वगैरह बना रहे हैं, कैंडिंग ऑफ फ्रूट्स, इनके अलावा इनकी जो एप्लीकेशंस हैं दे आर फेयरली लिमिटेड। जो प्रोसेस है इटसेल्फ हमारे पास ऑस्मोटिक डिहाइड्रेशन का, इट इज वेरी सिंपल प्रोसेस। तो इस प्रोसेस में क्या होता है कि आपके पास आप सबसे पहले जो आपका फूड मटेरियल है, यू शुड पील
द आउटर सरफेस, यानी कि मिसाल के तौर पर फल हैं, कुछ सब्जियां हैं, तो सबसे पहले आप उसका छिलका वगैरह रिमूव कर लेंगे, उसके बाद उसको स्मॉल स्लाइसिस के अंदर कन्वर्ट कर लेंगे, और उसके बाद आप इस फूड मटेरियल को अपने ऑस्मोटिक सॉल्यूशन के अंदर कंप्लीटली डिप कर देंगे। योर ऑस्मोटिक सॉल्यूशन कैन बी सॉल्टी, कैन बी शुगरी, तो ये डिपेंड करता है कि आपके पास फूड मटेरियल किस तरह का है। लेट्स से अगर फ्रूट्स होंगे तो फ्रूट्स को आप शुगर सॉल्यूशन में आप करेंगे, तो वेजिटेबल्स होंगी तो वेजिटेबल्स को आप सॉल्ट सॉल्यूशन में करेंगे। बाज़ वक़्त ऐसा भी होता है कि आप जो है मिक्स ऑफ बोथ शुगर एंड सॉल्ट यूज कर लेते हैं, तो ये भी ऐसी भी हमारे पास एप्लीकेशन मौजूद होती हैं जिसको इस्तेमाल किया जाता है। अब ड्यूरिंग दिस ऑस्मोटिक डिहाइड्रेशन, जब आपने अपना ये पील्ड और स्लाइस्ड फूड मटेरियल उसको आपने डिप कर दिया अपने ऑस्मोटिक सॉल्यूशन के अंदर, तो होगा क्या कि आपके जो फूड मटेरियल के अंदर मौजूद वाटर या उसके अलावा कुछ और मुख्तलिफ किस्म के फूड के कुछ वोलेटाइल कंपोनेंट्स हैं या फूड में मौजूद कुछ और नेचुरल सॉल्यूट्स हैं, वो अब आपके फूड मटेरियल में से निकलकर आपके ऑस्मोटिक सॉल्यूशन में आ जाएंगे। इसी दौरान क्या होगा, थोड़ा बहुत आपके पास जो ऑस्मोटिक सॉल्यूट है, यानी कि अगर वो आपने सॉल्ट सॉल्यूशन यूज किया है तो वो नमक होगा, अगर आपने शुगर सॉल्यूशन यूज किया है तो वो चीनी होगी, वो शुगर होगी, वो थोड़ा सा जो सॉल्यूट है आपके ऑस्मोटिक जो सॉल्यूट है वो आपके फूड में भी जज्ब हो जाएगा। अच्छा, इसीलिए जो ऑस्मोटिक डिहाइड्रेशन का जो प्रोसेस है, ऑस्मोटिक डिहाइड्रेशन के प्रोसेस के लिए ऑस्मोटिक सॉल्यूशन की जो कंपोजिशन है इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप ऑस्मोटिक सॉल्यूशन की कंपोजिशन को इस तरीके से सेट करते हैं और आप वो जो प्रोसेस की कंडीशन होती है जैसे कि टेम्परेचर, कंसंट्रेशन, प्रेशर वगैरह, इन तमाम कंडीशंस को इस तरीके से सेट करते हैं कि आपके फूड मटेरियल में से मॉइस्चर तो यानी कि वाटर तो मैक्सिमम रिमूव हो, लेकिन उसके अंदर जो आपके पास जो सॉल्ट्स हैं या आपके पास जो मिसाल के तौर पर उसके अंदर जो आपके पास शुगर वगैरह है वो उसके अंदर कम से कम जो है वो ट्रांसपोर्ट हो। अच्छा, इसी तरह क्या होता है कि आपके पास जो आप जब ये आप ऑस्मोटिक जब आपने ये ऑस्मोटिक डिहाइड्रेशन का प्रोसेस कर लिया तो आप इस ऑस्मोटिक सॉल्यूशन को आप जाया नहीं कर देते, आप इस ऑस्मोटिक सॉल्यूशन को दोबारा रिसाइकिल करते हैं। तो नॉर्मली रिसाइकलिंग करने के लिए क्या करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि आपके इस ऑस्मोटिक सॉल्यूशन के अंदर नाउ यू हैव वाटर आल्सो, तो आप क्या करेंगे कि आप ऑस्मोटिक सॉल्यूशन की इवेपोरेशन करेंगे, इवेपोरेशन के जरिए इसको कंसंट्रेट कर लेंगे और इस तरीके से इसको रिसाइकिल करते रहेंगे। इसको जब इंडस्ट्री के अंदर कैलकुलेट किया गया तो देखा गया कि आपके पास जो अगर हम खास तौर पर जब हम मिसाल के तौर पर अगर आप कोई और सिंपल किस्म की जो ड्राइंग यूज कर रहे होते हैं, मिसाल के तौर पर अगर आप सिंपल किस्म की ड्राइंग यूज कर रहे होते हैं उसके मुकाबले में अगर आप ऑस्मोटिक डिहाइड्रेशन यूज करें, अगर आप ऑस्मोटिक डिहाइड्रेशन यूज करें तो उस वक्त जो आपके पास जो आपकी पर वाटर रिमूव करने के लिए जो आपकी एनर्जी की जो कंजम्पशन है इट इज मच लेस। इसका मतलब है कि आपका जो ऑस्मोटिक डिहाइड्रेशन का प्रोसेस है इट इज वेरी इनएक्सपेंसिव प्रोसेस। ये आपका प्रोसेस जो है आपकी कॉस्ट रिड्यूस कर देगा और आपको इसको ऑपरेट करना आसान हो जाएगा। एक चीज खास तौर पे इसमें इंपॉर्टेंट है कि आप जो है जब ऑस्मोटिक सॉल्यूशन है, जब इस ऑस्मोटिक सॉल्यूशन को आपने रिसाइकिल करना है, कंसंट्रेट करना है, देन यू शुड यूज मल्टी इफेक्ट इवेपोरेशन या मल्टी स्टेज इवेपोरेशन, तो उसी वक्त आपकी जो एनर्जी की जो कॉस्ट होगी वो इट विल बी मच लेस। ऑस्मोटिक डिहाइड्रेशन को अभी कुछ जो है खासतौर पे इटली में, स्पेन में जिनकी बहुत ज्यादा एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं जिनको वो मुख्तलिफ ममालिक में एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं, तो वो बहुत ज्यादा कोशिशें कर रहे हैं कि हम कोई कॉन्टिन्यूस किस्म का जो प्रोसेस है, हम कोई किसी किस्म का कोई कॉन्टिन्यूस जो ऑस्मोटिक डिहाइड्रेशन का प्रोसेस है उसको लॉन्च कर लें, क्योंकि नॉर्मली नाउ डेज
जो आपके पास मोस्टली जो ऑस्मोटिक डिहाइड्रेशन के जो प्रोसेसेस हैं, दे आर बैच प्रोसेस। तो बैच प्रोसेस का मतलब ऑलरेडी हम अपने शुरू के लेक्चर्स में कवर कर चुके थे कि बैच प्रोसेस का मतलब ये है कि आपका जो टाइम बहुत देर तक के लिए आप पहले कोई आपने पास फूड अमाउंट है उसको डिप कर दिया, अब आपको वेट करना पड़ेगा। इट इज अ लॉन्ग प्रोसीजर, तो इसके अंदर डिले होगा। तो अगर आपकी डिमांड बहुत ज्यादा है तो आप उस डिमांड को मीट नहीं कर सकेंगे। तो इसलिए खास तौर पर जो है अब कुछ ऐसे टेस्ट केमिकल जो इसके अंदर ऐसे आपके टेस्ट फूड इंडस्ट्रीज हैं जहां पर टेस्ट प्लांट लगाया हुआ है, तो उसको पायलट प्लांट कहते हैं। ऐसा प्रोसेस फूड कोई भी आपके पास देखिए, लेट्स से कि आप कोई नया प्रोसेस बनाना चाहते हैं तो आप उसकी डायरेक्ट फैक्ट्री नहीं बना देते, पहले उसको लैब स्केल में छोटे स्केल पे छोटा पैमाने पर प्लांट बनाकर उसको आप जो है वो टेस्ट करते हैं कि आया ये आपका जो प्रोसेस है ये चल भी सकता है कि नहीं चल सकता। तो इस किस्म की वो जो फैक्ट्री होती है, इस किस्म की जो मशीनरी होती है, जो छोटा सा आपके पास सेटअप होता है, उसको हम पायलट प्लांट कहते हैं। ऑस्मोटिक डिहाइड्रेशन में क्या होगा कि आपके पास जो वाटर रिमूवल का जो रेट होगा वो शुरू में तो बहुत ज्यादा हाई होगा, बहुत ज्यादा अच्छा होगा, बहुत ज्यादा मैक्सिमम होगा, लेकिन जैसे जैसे आपके पास ऑस्मोटिक प्रेशर की जो डिफरेंस है वो कम होता जाएगा, ऑस्मोटिक प्रेशर का जो डिफरेंस है वो रिड्यूस होता जाएगा, तो उससे क्या होगा कि हमारे पास जो वाटर रेट रिमूवल है वो भी डिक्रीज होना शुरू कर देगा। सो यू नीड हाई ऑस्मोटिक प्रेशर डिफरेंस, तो उसी की मदद से ज्यादा जो वाटर है वो आपके फूड मटेरियल में से उसको हम जो है रिमूव कर सकते हैं। इसके साथ साथ ऑब्वियसली जो आपके पास वाटर रिमूवल है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि आपको कंप्लीट वाटर रिमूवल आपके पास जो है ऑस्मोटिक डिहाइड्रेशन से पॉसिबल नहीं है। तो ऑस्मोटिकली जो आपके पास डिहाइड्रेटेड जो प्रोडक्ट होगा, यानी कि ऐसा फूड मटेरियल जिसको आपने ऑस्मोटिकली आपने जो है वो उसको ड्राई किया हुआ है, तो उसके अंदर फिर भी अभी बहुत ज्यादा ऐसा मॉइस्चर मौजूद होगा कि आप ऐसा नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि आप शेल्फ लाइफ इंक्रीज करने के लिए मॉइस्चर को रिमूव करना चाह रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता चुका हूं कि ऑस्मोटिक डिहाइड्रेशन के बावजूद आपके फूड मटेरियल में बहुत ज्यादा मॉइस्चर मौजूद रहेगा। तो इसकी वजह से आपकी जो शेल्फ लाइफ है उस फूड की, वो दैट विल स्टिल बी मच लेस, उसकी बट शॉर्टर उसकी शेल्फ लाइफ होगी। तो इसीलिए जो है नॉर्मली ऑस्मोटिक डिहाइड्रेशन को जो आप जब यूज करते हैं, या ऐसे प्रोडक्ट्स को, ऐसे फूड मटेरियल्स को जिनको ऑस्मोटिकली आप डिहाइड्रेट करते हैं, यू डोंट डिहाइड्रेट देम एज अ फिनिश प्रोडक्ट बट यू डिहाइड्रेट देम एज एन इंटरमीडिएट प्रोडक्ट। यानी कि फॉर एग्जांपल यू यूज आपके पास कोई एक रॉ मटेरियल है ए, आप उससे फाइनल प्रोडक्ट सी बनाना चाहते हैं, तो आपके पास जो बी होगा, इंटरमीडिएट जो आपके पास प्रोडक्ट होगा, उसको आप ऑस्मोटिक डिहाइड्रेशन के जरिए आप बनाते हैं। जो ऑस्मोटिक डिहाइड्रेशन का जो प्रोसेस है इसको खास तौर पर जो है हमारे पास हम अक्सर औकात जब आप यूज कर रहे होते हैं तो आपके पास लेट्स से कि फाइनल प्रोडक्ट कोई फ्रीज प्रोडक्ट है, फाइनल प्रोडक्ट कोई ड्राई प्रोडक्ट है, तो उस सूरत में आप ऑस्मोटिक डिहाइड्रेशन को यूज कर लेते हैं, सो दैट यू आर डिक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ मॉइस्चर इनिशियली, और आप उसके बाद फर्दर कोई और प्रोसेस स्टेप करते हैं जिसकी मदद से कंप्लीट जो आपका मॉइस्चर है वो रिमूव हो जाता है। अच्छा, हमने जो है ड्राइंग की हमने बात तो की, लेकिन एक चीज और जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये कि ड्राइंग के प्रोसेस के दौरान हमारे पास जो ड्राइंग की कंडीशंस हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हाई आपने इनिशियली वो एयर जो आप ड्राई करने के लिए मिसाल दी थी कि जिस ऑनियंस की, कि उसके अंदर जब आप उनको ड्राई करना चाह रहे हैं एट दैट टाइम यू आर यूजिंग अ हाई वेलोसिटी, अ हाई टेम्परेचर ड्राई एयर। तो इस किस्म की जो कंडीशंस हैं वो ड्राइंग के दौरान आप जो यूज कर रहे हैं कंडीशंस, वो आपके फूड मटेरियल की जो क्वालिटी होती है उसके ऊपर भी उसका बड़ा गहरा असर पड़ता है। मसलन इसके अंदर क्या है कि आपके पास देखिए खास तौर पर आपके जो ड्राई फूड प्रोडक्ट्स हैं उनका टेक्सचर, उनकी अपीयरेंस, उनका कलर, उनका फ्लेवर, उनका टेस्ट, उनके अंदर जो न्यूट्रिशनल कंटेंट्स या न्यूट्रिशनल वैल्यू है,
एवरीथिंग चेंजेस आफ्टर ड्राइंग। मैं मिसाल आपको देता हूं, आप अगर अंगूर देखें, अंगूर का क्या टेस्ट होता है, और किशमिश अंगूर को सुखा के बनाई गई है, और किशमिश का कैसा टेस्ट होता है। आप इसी तरह देखिए, आप खजूर को देखें और छुआरों को देखें, तो आप उन दोनों के टेस्ट में फर्क महसूस कर सकते हैं। तो आपको पता लग सकता है कि जैसे जैसे आप ड्राइंग का प्रोसेस करते हैं, आपका जो फूड प्रोडक्ट है, वो इनिशियल जो प्रोडक्ट था, ओरिजिनल फ्रेश प्रोडक्ट था, वो जो आपको फ्रेश आपने यूज किया है, उससे यकसन मुख्तलिफ होगा हर तरह से। उसकी शक्ल भी चेंज होगी, उसका टेक्सचर भी चेंज होगा, उसके अंदर मॉइस्चर कंटेंट तो ऑब्वियसली चेंज हो ही गया है, लेकिन उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू भी चेंज होगी, उसका जायका भी चेंज होगा, उसकी स्मेल भी चेंज होगी, हर चीज उसकी चेंज होगी। कुछ जो मेजर इफेक्ट्स हैं ड्राइंग के, मसलन उसके अंदर जो सबसे पहला इफेक्ट है कि हमारे पास जो फूड का स्ट्रक्चर होता है वो डैमेज हो जाता है ड्राइंग की वजह से। मिसाल के तौर पर जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप कोई ड्राई कर रहे हैं, तो ड्राई करने की वजह से आपका जो फूड का है वो अपना उसका वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा, वो छोटी हो जाएगी। ड्राई करने के बाद जब आप उसको ड्राई करेंगे वो छोटी हो जाएगी, तो उस दौरान आपके पास वो जो फूड मटेरियल है वो श्रिंक हो जाएगा। लेट्स से कि अगर आपके पास जो फूड मटेरियल था जिसको इनिशियली आप ड्राई करना चाह रहे हैं, और वो फूड मटेरियल सॉफ्ट है, प्लायबल, यानी कि आप उसको दबा सकते हैं, पिलपिला सा आपके पास है, या उसके अंदर मिसाल के तौर पर हमारे पास कोई ऐसा फूड मटेरियल है जो कि हाइड्रोफिलिक है, हाइड्रोफिलिक उसके अंदर जेल्स हैं, और उसके अंदर कोई रिजिड किस्म का कोई ठोस कोई फिलर मटेरियल जो है वो मौजूद नहीं है। तो दो चीजें होती हैं, एक होती है हाइड्रोफिलिक, एक होती है हाइड्रोफोबिक। ऐसी चीजें जो कि आपके वाटर को अट्रैक्ट करती हैं उनको हम हाइड्रोफिलिक कहते हैं, ऐसी चीजें जो वाटर को रिपेल करती हैं उनको हम हाइड्रोफोबिक कहते हैं। तो मिसाल के तौर पर आपकी कोई ऐसी हाइड्रोफिलिक जेल्स हैं जो कि वाटर को अट्रैक्ट करती हैं एंड दे डोंट हैव रिजिड फिलर्स, तो उसके अंदर आपके पास जो श्रिंकेज होगी, जब आप ड्राइंग करेंगे इस किस्म के सॉफ्ट किस्म के फूड मटेरियल्स की ड्राइंग करेंगे, तो उनकी जो ड्राइंग होगी वो हर तरफ से एक जैसी होगी। आपको जो शेप मिलेगी जो प्रोडक्ट की, वो हर तरफ से एक ही तरह की होगी। तो इस किस्म की श्रिंकेज को कि जो हर तरफ से एक जैसी हो, उसको आइसोट्रोपिक श्रिंकेज कहते हैं, कि दैट श्रिंकेज इज सेम फ्रॉम एवरीवेयर। तो आपके पास इस तरह की उसके अंदर वो श्रिंकेज हो जाएगी। इसकी मिसाल खजूर से आप जब ड्राई कराते हैं छुआरा बनता है, क्योंकि खजूर आपको पता है कि सॉफ्ट होती है, और सॉफ्ट खजूर को आपने जब उसको ड्राई कराया तो आप देखते हैं कि हर तरफ से छुआरा एक ही तरह की उसका डिजाइन है, एक तरफ से शक्ल है उसकी हर तरफ से। तो इस किस्म की वो आपके पास श्रिंकेज तो हुई है, बट यू हैव द आइसोट्रोपिक श्रिंकेज। द श्रिंकेज जो है वो हर तरफ से हर कोने से वो बराबर की तरह वो श्रिंकेज हुई है। इस वजह से जो आपके पास इस तरह की, अगर आपके पास जो सॉफ्ट फूड मटेरियल है, तो उनके अंदर जो आप जब आप उसको ड्राइंग कर रहे हैं, तो ड्राइंग करने के नतीजे में जो श्रिंकेज हुई है, और खास तौर पे इस श्रिंकेज की वजह से उसकी कुछ साइज पे कोई खास असर नहीं पड़ता। यानी कि आप छुआरे देखें और खजूर का साइज देखें, उनके अंदर कोई खास इसके अंदर फर्क नहीं होता। लेकिन मिसाल के तौर पर आपके पास जो सॉलिड मटेरियल होता है, यानी कि जैसे जैसे आपके पास जो है वाटर जो आपका वाटर का कंटेंट कम होता जाता है, तो वाटर के कंटेंट कम होने की वजह से जो श्रिंकेज होती है वो श्रिंकेज भी स्लो हो जाती है, और आपके पास जो सॉलिड मैट्रिक्स होता है वो बहुत ज्यादा रेजिलियंस दिखाता है, वो बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस शो करता है, कि जैसे जैसे उस सॉलिड मटेरियल के अंदर, उस पल्प के अंदर मौजूद फूड मटेरियल के पल्प के अंदर से मॉइस्चर निकलता जाता है, तो वो फिर आपको रेजिस्टेंस शो करना शुरू कर देता है। उसको फिर ड्राइंग करना उसके लिए आसान नहीं होता। इस वजह से, क्योंकि अब आपको वो रेजिस्टेंस शो कर रहा है, तो जब आप ड्राइंग कर रहे होंगे वो रेजिस्टेंस शो कर रहा है, इस रेजिस्टेंस की वजह से उसके अंदर आपके पास मैकेनिकल कोई स्ट्रेसेस क्रिएट हो जाएंगी, कोई मैकेनिकल आपके पास डिफॉर्मेशन क्रिएट हो जाएगी। उस डिफॉर्मेशन की वजह से उसकी कोई शेप चेंज हो जाएगी, और आपके पास वो जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट पोरस प्रोडक्ट मिलेगा, यानी कि ऐसा प्रोडक्ट होगा जिसमें पोर्स बने होंगे, उसमें मसाम बने होंगे, उसके अंदर फिर वो कैपिलरी एक्शन का रोल आ जाएगा, उसके अंदर कोई इस तरह का आपके पास प्रोडक्ट आ जाएगा। अच्छा, फिर एक और बड़ा जो प्रॉब्लम है ड्राइंग का, उसमें ये होता है कि जब आपकी ड्राइंग कर रहे होते हैं
तो कोई सा भी प्रोसेस यूज कर रहे हो तो ड्राइंग का आपका असल मकसद तो ये था कि आप उसमें से वाटर रिमूव कर दें। ड्राइंग का असल मकसद तो ये था कि या कोई मखसूस किस्म के वॉलेटाइल कंपोनेंट अपने उस फूड मटेरियल में से रिमूव कर दें। लेकिन होगा क्या कि जब आप ड्राई कर रहे होंगे फूड मटेरियल्स को, तो ड्राइंग के दौरान आपके पास पानी के साथ साथ वो जो वाटर आपके साथ साथ वो जो फूड मटेरियल में से रिमूव हो रहा है, उस वाटर के साथ कुछ और मिनरल्स, कुछ और सॉल्यूट्स, जैसे उसके अंदर मिसाल के तौर पर कोई विटामिन वगैरह भी हो सकती है, वो चीजें भी उसके साथ साथ वो आपके रिमूव होना शुरू हो जाएंगी। इसी वजह से आपके पास वो जो ड्राइड प्रोडक्ट है, उस ड्राइड प्रोडक्ट्स के अंदर जो आपके पास फूड मटेरियल की जो कंपोजिशन है, वो उसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है, वो स्टार्टिंग मटेरियल से डिफरेंट हो सकती है। मैं इसकी मिसाल देता हूं। इसकी मिसाल ये इस तरह है कि आप देखिए कि आपने खजूर को जो है, आप खजूर देखते हैं, आप खजूर को आप ऊपर से खाना शुरू करें, उसको साइड से खाना शुरू करें, उसके सीधे हाथ सीधी तरफ से खाना शुरू करें, जैसे ही आप करेंगे आपको खजूर का एक ही तरह का टेस्ट मिलेगा। बट हाउएवर अगर आप उसको ड्राई कर रहे हैं, इट इज पॉसिबल कि जब आपने उसको ड्राई किया तो ड्राई करने के नतीजे में आपके पास वो जो आपकी वो जो डेट थी, वो जो आपने खजूर यूज की है, उसकी खजूर में अब जब उसमें से वाटर रिमूव होना शुरू हुआ, तो वाटर रिमूव होना शुरू हुआ तो वाटर आहिस्ता आहिस्ता मूव करता रहा और करते करते वो एक्सटर्नल सरफेस पे पहुंच गया। और एज द वाटर अमाउंट इज रिमूविंग, अब आपके पास वो जो सॉलिड उसके अंदर मटेरियल रह रहा है, वो सॉलिड मटेरियल को ड्राई करना और मुश्किल हो जाएगा। तो ये पॉसिबल है कि इस मूवमेंट के दौरान, कि जैसे जैसे वाटर आपका मूव कर रहा है एक तरफ से दूसरी तरफ, तो उस वक्त हो सकता है कि उसके अंदर कोई शुगर कंटेंट भी उसके साथ मूव हो जाए। तो अब आपके पास जो छुआरे का ऊपर वाला हिस्सा तो मीठा हो, शायद नीचे उसकी जो मिठास है उसमें थोड़ा बहुत कमी हो। तो दिस काइंड ऑफ इफेक्ट्स आर आल्सो वेरी पॉसिबल। अच्छा, इसी वजह से कि जो ड्राई करते हैं आप, तो ड्राई करने के अंदर खास तौर पर एक चीज नोट की गई कि जो शुगर है आपके पास, अगर लेट्स से अगर आपके पास कोई मीठी चीज थी जिसको आप ड्राई कर रहे थे, तो आपके पास जो ड्राई प्रोडक्ट होगा, ड्राइड प्रोडक्ट आपने जो बना लिया ड्राइंग करने के बाद, उस प्रोडक्ट के ऊपर जो आपके पास जो सल्यूट की जो कंसंट्रेशन है, जो शुगर की कंसंट्रेशन है, जो प्रोटीन्स की कंसंट्रेशन होगी, वो डिहाइड्रेटेड प्रोडक्ट के सरफेस के ऊपर वो जो कंसंट्रेशन है, वो कंसंट्रेशन काफी ज्यादा होगी। मैंने उसकी वजह बता चुका हूं कि जैसे जैसे वो वाटर मूव कर रहा है, वाटर के साथ साथ वो प्रोटीन्स, वाटर के साथ साथ वो शुगर कंटेंट, वाटर के साथ साथ अगर उसमें कोई सॉल्ट है वो भी मूव कर रहा है। तो पॉसिबल है कि अब जब आपका वाटर रिमूव होना शुरू हुआ, अब आपने जो है वो उस मजीद उस वाटर को रिमूव करना मुश्किल से मुश्किल होता जा रहा है। तो वो जो आपके नीचे से और न्यूट्रिएंट्स, वो जो सॉल्ट्स वगैरह जो मूव किए हैं, वो अब आपकी सरफेस के ऊपर आ गए हैं। तो नॉर्मली जो ड्राइड प्रोडक्ट होता है उसकी जो सरफेस के अंदर आपको शुगर और प्रोटीन वगैरह की जो अमाउंट होती है, इट इज मच हायर एज कंपेयर फ्रॉम व्हाट इज इन between or या inside your dried product। अच्छा, हम अपने एक लेक्चर में खास तौर पर डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन्स के ऊपर हम बात कर चुके हैं, हम ब्राउनिंग के ऊपर हम बात कर चुके हैं। तो आप लोगों ने जो है इवेपोरेशन में हमने जब उसको डिटेल से देखा था, तो हमने उस वक्त इन चीजों पे हमने बात की है। तो बिल्कुल इसी तरह जैसे इवेपोरेशन में ये चीजें हो रही थी, तो ड्राइंग के अंदर भी जो हीटिंग की वजह, जो ड्राई करने के लिए जो आप हीट यूज कर रहे होते हैं, इस हीट की वजह से आपके जो फूड मटेरियल है उसके अंदर ब्राउनिंग आ जाएगी। तो अब ये जो ब्राउनिंग कर रहे हैं, इसके लिए कोई आप एंजाइम्स यूज नहीं कर रहे, तो ये नॉन एंजाइमेटिक ब्राउनिंग है। दिस ब्राउनिंग इज ओनली बीइंग हैपन ड्यू टू heat effects, यानी कि you are using the heat to dry your food material and this heat is now resulting in non-enzymatic browning। अच्छा, इसी तरह आपके पास जो है वो प्रोटीन्स की डेनेचुरेशन हो जाएगी। इसी तरह आपके पास अगर कोई हीट सेंसिटिव विटामिन्स हैं, कोई हीट सेंसिटिव प्रोटीन्स हैं, या कोई आपके फूड मटेरियल के अंदर कोई कलर्स हैं,
पिगमेंट्स हैं जो आपके फूड मटेरियल को कोई डिस्टिंक्ट कलर दे रहे हैं, तो ये चीजें भी अगर हाई टेम्परेचर हो, उस टेम्परेचर पर ये डैमेज हो सकती हैं। तो हमारे पास जो प्रोटीन डीनेचुरेशन है, ये जो प्रोटीन डीनेचुरेशन है, ये खास तौर पर हमारे पास एक बहुत मेन रीजन है कि प्रोटीन डीनेचुरेशन की वजह से हमारे पास जो मिल्क पाउडर होता है, तो मिल्क पाउडर की जो सॉल्युबिलिटी होती है वो उसकी, यानी कि अगर आपके पास आपने ड्यूरिंग द ड्राइंग ऑफ द मिल्क आप मिल्क से मिल्क पाउडर बनाना चाह रहे हैं और मिल्क पाउडर के उस प्रोसेस के दौरान आपके मिल्क में मौजूद अगर प्रोटीन्स डीनेचर्ड हो गई हैं, तो इसकी वजह से आपका जो मिल्क पाउडर होगा उसकी जो डिस्पर्सिबिलिटी है, उसकी जो सॉल्युबिलिटी होगी, वो उस पाउडर की जो सॉल्युबिलिटी होगी वो डिक्रीज हो जाएगी, और मतलब कि आपको जो है उसके अंदर ये प्रॉब्लम आ सकता है। अच्छा, हमारे पास जो नॉर्मली जो मोस्ट ड्राइंग के लिए आप जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस यूज करते हैं उसका नाम है स्प्रे ड्राइंग। तो स्प्रे ड्राइंग के दौरान हम अपने वो जो फूड मटेरियल है उसकी जो क्वालिटी को मेंटेन करना हमारे लिए काफी आसान है, और क्वालिटी को आप बहुत अच्छी तरह मेंटेन कर सकते हैं इफ यू आर यूजिंग स्प्रे ड्राइंग। अच्छा, अब लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि स्प्रे ड्राइंग के अंदर आपके पास जो ड्राइंग रेट है इट इज एक्सट्रीमली फास्ट। अच्छा, फिर जो है उसके अंदर एक्सट्रीमली फास्ट तो आपके पास है, इसका हमें बड़ा जबरदस्त एडवांटेज भी हो जाता है कि आपके पास एडवांटेज ये हो जाता है कि जब आपके पास वो जो फास्ट ड्राइंग हो रही होगी, तो फास्ट ड्राइंग होने की वजह से अब आपको रेजिडेंस टाइम कम हो गया। नाउ यू नीड मच लेस टाइम टू ड्राई योर प्रोडक्ट, क्योंकि द रेट ऑफ ड्राइंग इज मच हायर। रेट ऑफ ड्राइंग इतना तेज है कि अब आपको कम टाइम चाहिए अपने फूड मटेरियल को ड्राई करने के लिए, और क्योंकि आपको कम टाइम चाहिए ड्राइंग करने के लिए, तो इस वजह से आपकी जो थर्मल डैमेजेस हैं फूड मटेरियल के वो भी कम होंगे। और स्प्रे ड्रायर इस काम के लिए बहुत बेस्ट है कि इट गिव्स यू मच हायर जो है फास्ट जो है आपको ड्राइंग रेट्स देता है, और टाइम वगैरह उसके लिए जो है बहुत कम लगता है। जो स्प्रे ड्राइंग है, स्प्रे ड्राइंग को सिर्फ फूड मटेरियल्स के लिए नहीं, बल्कि खास तौर पर जो आपके पास यीस्ट है या कोई और मुख्तलिफ किस्म के सेल कल्चर्स हैं उनको ड्राई करने के लिए भी, यानी कि सेल्स को भी ड्राई करने के लिए आप जो है इसको स्प्रे ड्राइंग को बहुत ज्यादा यूज करते हैं। और खास तौर पर स्प्रे ड्राइंग का जो बहुत अच्छा फायदा है इन सेल्स को या यीस्ट वगैरह को ड्राई करने का, वो ये है कि ड्राई करने के बावजूद जो आपके सेल्स हैं वो इंटैक्ट रहते हैं, सेल्स सेफ रहते हैं, और आपका जो सेल्स की जो सर्वाइवल है वो बहुत ज्यादा बड़ी रहती है। तो आपके पास ये आपको इसके एडवांटेजेस हैं। एक और चीज ड्राइंग के अंदर खास तौर पर हमारे पास आपने अपने ड्राइड प्रोडक्ट की अगर आपने खुशबू को जो है उसको, क्योंकि आपको पता है कि जो एरोमास होते हैं, हमने इवेपोरेशन में भी देखा था कि जो एरोमास होते हैं, जो आपकी स्मेल होती है फूड मटेरियल की, वो एरोमास इट इज हाईली वोलेटाइल। ये जो एरोमास है ये इजीली रिमूव हो सकती हैं। तो आपके पास हमारे पास स्प्रे ड्राइंग के अंदर ये जो आपके वोलेटाइल एरोमास होते हैं, दिस एरोमास स्टे विद इन योर फूड मटेरियल, वो बहुत अच्छी तरह से उसमें रह जाते हैं। और खास तौर पर जो आपके पास ऐसे जो ऑर्गेनिक कोई और ट्रेस कंपोनेंट्स हो, कोई वैल्यूएबल ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स हैं, वो जो कंपोनेंट्स होते हैं वो कंपोनेंट्स भी जो आपके पास बहुत अच्छी तरह फूड मटेरियल के अंदर रह जाते हैं। इसका मतलब है कि स्प्रे ड्राइंग की वजह से आपका जो फूड मटेरियल जो है उस फूड मटेरियल के अंदर आपके जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो महफूज रहेंगे, और आपका वो फूड मटेरियल की जो स्टोरेज है इट इज मच एफिशिएंट, और उसको आप लंबे अरसे के लिए यूज कर सकते हैं। अच्छा, हम सिलेक्टिव डिफ्यूजन थ्योरी के हम बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, हम उसको पढ़ेंगे नहीं कि ये सिलेक्टिव डिफ्यूजन थ्योरी क्या है। सिर्फ सिलेक्शन मैं थोड़ा सा बता देता हूं कि सिलेक्टिव डिफ्यूजन थ्योरी का मतलब ये होता था कि आपके पास लेट से कि आप जब जो है आपका कहीं डिफ्यूजन का प्रोसेस हो रहा, डिफ्यूजन का प्रोसेस में मतलब ये होता है कि आपके पास कोई एक
प्रोडक्ट जो है, एक कंपोनेंट किसी चीज में मिल रहा हो, मसलन हम लेट से कि मैं पानी के अंदर 1 चम्मच नमक डाल रहा हूं, तो आप ये जो सॉल्युबिलिटी कर रहे हैं, बेसिकली द सॉल्ट इज डिफ्यूजिंग इन द वाटर। इसी तरह मैं अगर 1 चम्मच जो है चीनी का डाल देता हूं आपके गिलास पानी के अंदर और उसको स्टिर करता हूं, तो व्हाट इज हैपनिंग, योर शुगर इज नाउ डिफ्यूजिंग विद इन द वाटर। तो इस मानों में आता है। और सिलेक्टिव डिफ्यूजन किस तरह होगी कि मिसाल के तौर पर आपने ये कहा कि यार आपने चीनी और नमक दोनों यूज कर रहे हैं और उसको मिक्स कर रहे हैं लेट से वाटर के अंदर। अब सिलेक्टिव डिफ्यूजन ये होगी कि आप ऐसे पैरामीटर सेट करें कि आपकी ज्यादा से ज्यादा नमक उसके अंदर एब्जॉर्ब करे लेकिन चीनी कम से कम एब्जॉर्ब करे। तो ये हमारे पास सिलेक्टिव डिफ्यूजन थ्योरी है। तो सिलेक्टिव डिफ्यूजन थ्योरी की वजह से हमारे पास खासतौर पर एक और चीज जो इंपॉर्टेंट है वो ये कि जो डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं उनकी डिफ्यूजन भी डिफरेंट रेट्स पर होती है। मसलन डिफरेंट रेट पर क्या से होती है, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स का कोई अपना पॉइंट टेम्परेचर होगा, कोई अपनी प्रेशर होगी, विटामिन्स के अपनी वैल्यूज होगी आपके पास। तो इस वजह से ये जो चीजें होती हैं इनकी इकट्ठी डिफ्यूजन नहीं होगी। ये पॉसिबल है कि कोई चीज ज्यादा डिफ्यूज हो जाए, कोई चीज कम डिफ्यूज हो जाए। तो हमारे पास जो कंसेंट्रेशन होती है कार्बोहाइड्रेट्स की खास तौर पर ड्राइंग के दौरान वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और खास तौर पर इसी वजह से आपके जो ऑर्गेनिक ट्रेस कंपोनेंट्स हैं उनकी जो डिफ्यूजिविटी होती है वो बहुत ज्यादा जो है तेजी से डिक्रीज करती है एज कंपेयर टू द डिफ्यूजिविटी ऑफ वाटर। हमारे पास जो है इसी चीज को यूज करते हुए हम खास तौर पर जो आपके फूड मटेरियल के अंदर जो एरोमाज होते हैं, हमें पता ये चला कि एरोमाज होते हैं जो ड्राई प्रोडक्ट होता है उसका जो अंदर जो एरोमा होता है वो एरोमा बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो सकता है और उस एरोमा को बहुत ज्यादा सेव किया जा सकता है। अच्छा, हमने ड्राइंग तो पढ़ लिया। अब आपने जो ड्राई प्रोडक्ट बनाया है उस ड्राई प्रोडक्ट को आपने देखा कि भाई किस तरीके से उसके अंदर डैमेजेस हो सकती हैं, उसके अंदर प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, उसके स्ट्रक्चर डैमेज हो सकता है, तो टेस्ट वगैरह उसका चेंज हो सकता है। आपने ये सारी प्रॉब्लम्स देख ली। अब आप इसी वजह से ड्राई करने के बाद आप अपने एक पोस्ट ड्राइंग आप ट्रीटमेंट्स करते हैं। तो पोस्ट ड्राइंग ट्रीटमेंट्स करने का मकसद ये होता है कि आपके अगर कोई हार्मफुल या कोई डिफेक्टिव कोई प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट को यूजफुल प्रोडक्ट से सेपरेट कर लिया जाए, काम वाले प्रोडक्ट से सेपरेट कर लिया जाए। तो बेसिकली इसके लिए क्या किया जाता है, कोई ऑटोमेटिक किस्म की इंस्पेक्शन हो रही होगी या कोई आपके पास विजुअल इंस्पेक्शन हो रही होगी, कोई शॉर्टिंग मशीनें लगी होंगी, तो डिफरेंट किस्म के इक्विपमेंट लगे होंगे जो कि आपके फूड मटेरियल के अंदर से खास तौर पर अगर कोई डैमेज प्रोडक्ट था उसके अंदर बहुत ज्यादा डैमेज हुआ है ड्यू टू जो हमने कंडीशंस वगैरह यूज की थी ड्राइंग की, उन ड्राइंग की कंडीशन की वजह से हमारे पास जो उसके अंदर खास तौर पर जो प्रॉब्लम्स वगैरह आ रहे होंगे, तो इन चीजों से आप आसानी से उसको रिमूव कर सकते हैं। जो आपके पास हाईली ऑटोमेटिक आपके पास कोई लार्ज स्केल ऐसी डिहाइड्रेटेड वेजिटेबल्स को हैंडल करने वाली जो फैसिलिटीज हैं उनके अंदर नॉर्मली कोई ऑटोमेटिक कलर सॉर्टर मशीनें होती हैं। ऐसी होती हैं कि आपके पास वो जैसे मिसाल के तौर पर अगर कोई ड्राई प्रोडक्ट होगा उसका कलर मच ब्राउन होगा तो वो शायद ग्रीन से कलर चेंज हो, तो वो आपके पास ऐसे कंट्रोल सिस्टम मैकेनिज्म मौजूद है, आपके पास कलर सॉर्टर मशीनें मौजूद हैं जो कि आपकी सब्जियों के कलर के मुताबिक उनको सॉर्ट कर लेंगी और आपके पास अगर कोई डैमेज कोई प्रोडक्ट है उसको वो सेपरेट कर देंगी। एक और जो बड़ा प्रॉब्लम है वो ये आता है कि खास तौर पर आपके पास जो डिहाइड्रेटेड प्रोडक्ट्स हैं जो कि पाउडर फॉर्म में होते हैं, मिसाल के तौर पर आप देखें बच्चों के जो फार्मूला मिल्क बनाते हैं आप जो है उसके अलावा एंश्योर आपने देखा होगा या पीडियाश्योर है, एंश्योर है, ये मुख्तलिफ किस्म के ऐसे आपके पास फार्मूला मिल्क मौजूद हैं जिनको जो माएँ हैं घरों के अंदर वो गर्म पानी के अंदर मिक्स करके वो फीड बनाकर बच्चों को वो यूज करवाती है। इसके साथ साथ आपके पास जैसे ये नेस्ले का
एवरीडे है, डीडो वगैरह है, ये ड्राई मिल्क पाउडर है, तो आप कभी कभार गौर करें कि उसके अंदर पाउडर के अंदर वो हल्का सा जम जाता है, लम्प्स बन जाते हैं, जैसे सॉल्ट होता है उसके अंदर भी लम्प्स बन जाते हैं। तो बेसिकली ये जो लम्प्स बनते हैं इनको हम एग्लोमरेट्स कहते हैं। तो इट इज नॉट अ गुड थिंग। तो ये जो आपके पास जो एग्लोमरेट्स वगैरह बन जाते हैं, तो ये भी एक प्रॉब्लम है कि आपके पास जो डिहाइड्रेशन के बाद ये लम्प्स वगैरह बन जाते हैं। तो आप जो है खास तौर पर फिर आपको इन लम्प्स वगैरह को रिमूव करना पड़ेगा, या आप प्रोसेसिंग के दौरान लम्प्स वगैरह बन जाएंगे तो आपके पास कोई आगे कोई मशीन लगी होगी, जो क्रशर लगा होगा, जो इन लम्प्स को दोबारा पीस देगा, दोबारा पाउडर में कन्वर्ट कर देगा, ताकि आपका जो प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी मुतासिर ना हो। इसी तरह आप लोगों ने कभी कभार देखा हो कि सुर्ख मिर्ची होती हैं, घर में लोग सुखा लेते हैं। तो इंडस्ट्री में जो सुर्ख मिर्ची वगैरह सुखा रहे हैं आप, या लोग बड़ी डोमेस्टिक स्केल पर खेतों वगैरह में जमीन पर बिछा के वो सुर्ख मिर्ची वगैरह जो है, अब आपके पास हो सकता है कोई रोडेंट्स हैं, रोडेंट्स का मतलब ये है कि हशरातुल अर्ज हैं, कोई ये आपको खास तौर पे चूहे वगैरह, इस तरह छिपकलियां वगैरह जो रेंगने वाले इस तरह के आपके पास हैं, वो आपकी उन पे फिर रहे हो, तो इसका मतलब है कि वो पॉइजनस हो सकता है। तो इसी वजह से आप जो है, जो आपके पास हर्ब्स या स्पाइसेस हैं जिनको ड्राई किया जाता है, फिर उनको ड्राई करने के बाद आप कोई आयोनाइजेशन रेडिएशन, कोई रेडिएशन की वजह से कुछ शुआएं वगैरह मारते हैं, जिसकी मदद से आप उसमें से कोई जरासीम वगैरह है उनका सफाया कर देते हैं, उनको हाई माइक्रोबियल स्टैंडर्ड्स को अचीव कर देते हैं। सो दिस इज पोस्ट ड्राइंग ट्रीटमेंट, कि अब आपने ड्राई करने के बाद अपने प्रोडक्ट को ट्रीट कर रहे हैं ताकि उसका जो स्टैंडर्ड है वो हाई हो सके और वो हेल्थ हैजर्ड क्रिएट ना करे। एक और चीज, जिस तरह मिसाल के तौर पर आप लोगों ने कभी देखो इंस्टेंट कॉफी देखी हो, ये आपके पास नेस्कैफे की हमारी बनी बनाई कॉफी होती है, आप चम्मच के अंदर मिक्स कर लेते हैं। ये जो इस तरह की जो इंस्टेंट कॉफीज होती हैं, ये जो सॉल्युबल कॉफीज होती हैं हमारे पास, इसके अंदर आपके पास जो प्रॉब्लम होती है, प्रॉब्लम ये होती है ये बहुत ज्यादा हाइग्रोस्कोपिक होती हैं। तो हाइग्रोस्कोपिक का मतलब क्या है कि आपके पास जो उसके अंदर मॉइस्चर एब्जॉर्ब करने की जो सलाहियत है वो बहुत ज्यादा होती है। हाइग्रोस्कोपिक बहुत ज्यादा ऐसे मटेरियल को कहते हैं जिसके अंदर मॉइस्चर एब्जॉर्ब करने की जो सलाहियत है वो बहुत ज्यादा है। अच्छा, इस तरह वजह से आपको ड्राई करने के बाद आपको बड़ा ख्याल रखना पड़ेगा कि आपको वो जो मॉइस्चर है वो कहीं इस कॉफी के अंदर, आप उसको अच्छी तरह टाइट करके रखेंगे, आप उसको ढक्कन उसको टाइट करेंगे ताकि मॉइस्चर उसके अंदर ना मिल जाए। वो उस कॉफी के अंदर वो हाइग्रोस्कोपिक है मटेरियल है, और उसके अंदर अगर मॉइस्चर मिल जाएगा तो सारी उसकी क्वालिटी वगैरह को वो डैमेज कर देगा। जो आपकी ड्राइंग करने के दौरान आपकी कोई इंटरमीडिएट स्टोरेज है, कोई पैकेजिंग है जो आप इन ड्राई प्रोडक्ट्स को कर रहे हैं, तो उसके लिए इसी वजह से जो खास तौर पर आपकी जो आपने एयर कंडीशनिंग को रूम्स यूज किए होते हैं, तो उसके अंदर ह्यूमिडिटी को कम से कम रखा जाता है। क्योंकि आप देखें कभी कभार हम एयर कंडीशन, जैसे लेट से कि आपने एयर कंडीशन चलाया है, तो नॉर्मली अगर आपके पास जून जुलाई हो तो जून जुलाई में आप कोशिश करते हैं कि आपका जो एयर कंडीशन है उसकी ह्यूमिडिटी हाई हो, लेकिन सॉरी जून के अंदर, लेकिन अगस्त में जब ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है तो आप ड्राई एयर चलाते हैं, ह्यूमिडिटी रिड्यूस कर लेते हैं। इसीलिए जो ड्राई प्रोडक्ट्स के दौरान, पैकिंग के दौरान अगर आप कोई एयर कंडीशनिंग वगैरह यूज कर रहे हैं, तो उस एयर कंडीशन जो रूम्स वगैरह हैं उनकी रिलेटिव जो ह्यूमिडिटी है उसको बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी, जो उनकी नमी है उनको बहुत ज्यादा, वो जो आपको एयर कंडीशनर एयर प्रोवाइड कर रहा है उसकी ह्यूमिडिटी को मिनिमम से मिनिमम रखा जाता है, ताकि आपका जो ड्राई प्रोडक्ट है उसके अंदर दोबारा मॉइस्चर ना ऐड अप हो जाए। इसी तरह आपके पास जो पैकेजिंग की कंडीशंस होगी, जो स्टोरेज की कंडीशन होगी, यानी कि जो स्टोरेज रूम है उनको प्रॉपर इस तरह का हो कि उसके अंदर कोई जो आपके पास जो मॉइस्चर है या आपके पास वो हवा में इतना ज्यादा ना हो, और आपके पास जो हैंडलिंग है ड्राई प्रोडक्ट्स की वो हैंडलिंग आसान हो। हमारे पास जो डिहाइड्रेटेड प्रोडक्ट्स होते हैं, डिहाइड्रेटेड प्रोडक्ट्स होते हैं आपके, उनकी कुछ खास किस्म के तौर पर कोई ऐसी आपके पास करैक्टरिस्टिक्स है। मिसाल के तौर पर लेट से कि आपको, जैसे मैंने बताया कि हमारे पास दूध, सूखा दूध होता है आपके पास, जैसे ये एवरीडे वगैरह, डिडो वगैरह दूध होते हैं,
तो इन दूधों को दोबारा आप रिहाइड्रेट कर सकते हैं। रिहाइड्रेट करने का क्या मकसद है कि अगर आप उसके अंदर पानी दोबारा ऐड कर दें वो दोबारा दूध बन जाएगा, तो आप उनको दोबारा रिहाइड्रेट कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको गोश्त की मिसाल दी थी कि आपके पास ड्राइड मीट आ गया, अब आप इस ड्राइड मीट को रिहाइड्रेट कर सकते हैं। तो खास तौर पर जो हमारे पास कुछ इस तरह की हमारे पास क्लासिफिकेशन है, ऐसी क्लासिफिकेशन है कि जिनको आप जो है रिहाइड्रेशन करके आप दोबारा रिकॉन्स्टिट्यूट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान में तो अवेलेबल नहीं है, लेकिन यूरोप के अंदर, अमेरिका के अंदर ये इजीली अवेलेबल थे कि वहां पर आपको ड्राई पोटैटो पाउडर मिल जाता था। तो बड़ा जबरदस्त किस्म का पाउडर होता था, बिल्कुल जैसे आप सेरिलैक नहीं होता, सेरिलैक की तरह का वो ड्राई मिल्क ड्राई पोटैटो पाउडर होता था। अब आप क्या करते थे, पानी, थोड़ा सा दूध, उसके अंदर आपने मिक्स किया तो वो आपको ऐसे मिल जाता जैसे आपके मैश पोटैटोज हो। मैश पोटैटोज क्या है कि अगर आपने उबले हुए आपके पास आलू हैं और उनको आप मैश कर दें तो इस तरह के वो मैश पोटैटोज वो बन जाते थे। तो आपके पास जो कुछ ऐसी होती हैं कि मिसाल के तौर पर आपके पास जो फूड प्रोडक्ट ऐसे कोई प्रोडक्ट्स हैं जिनकी रिहाइड्रेशन जो है वो बहुत ज्यादा आसान है। मिसाल के तौर पर जो वेजिटेबल्स होती हैं उन वेजिटेबल्स की रिहाइड्रेशन बहुत ज्यादा आसान होती है। मैंने आपको बताया कि मैश्ड पोटैटो फ्लेक्स हैं या मैश्ड पोटैटो पाउडर है, उसकी रिहाइड्रेशन आसान है। मिल्क पाउडर की रिहाइड्रेशन आसान है। तो हम लोग तो चाहते ये हैं कि आइडियली हमारी ख्वाहिश तो ये होती है कि आपके पास जो जब आप इनको रिकॉन्स्टिट्यूशन करना चाहें, रिहाइड्रेशन करना चाहें, यानी कि आपके पास ड्राई प्रोडक्ट के अंदर जब आप मॉइस्चर वगैरह ऐड करें तो वो दोबारा से अपनी असली हालत पे आ जाए, वो दोबारा से अपने असली वॉल्यूम पे आ जाए, वो दोबारा से अपनी असली शेप पे आ जाए, वो दोबारा से अपनी असली क्वालिटी पे आ जाए, असली जायके पे आ जाए, हर चीज उसी तरह हो जाए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा पॉसिबल नहीं होता, ऐसा नहीं होता। तो हमारे लिए हम डिफरेंट किस्म की कैरेक्टरिस्टिक्स यूज करते हैं, हमारे पास डिफरेंट किस्म के पैरामीटर्स यूज किए जाते हैं जो कि बेसिकली आपके बताते हैं कि आपने जो रिहाइड्रेशन की गई है डिहाइड्रेटेड फूड्स की, वो रिहाइड्रेशन किस तरह से हुई है। तो इसीलिए एक रिहाइड्रेशन की एक जो चीज है वो रिहाइड्रेशन रेशो की टर्म यूज की जाती है। तो जो रिहाइड्रेशन रेशो है बेसिकली ये रेशो ये हमें बताती है कि आपके पास जो आपने जो रिहाइड्रेटेड आपके पास मैश आया है और आपने जो ड्रेन फूड हुई है तो आपके पास उनकी जो रेशो है, मिसाल के तौर पर कैसे कि आपके पास एक ड्राई फ्रूट प्रोडक्ट था और ड्राई फ्रूट प्रोडक्ट को आपने जब रिहाइड्रेट किया तो रिहाइड्रेट करने के बाद आपको जो उसका मैश आया है और इस मैश में से उसके मुकाबले में आपके पास वो जो मैश ओरिजिनल मटेरियल का जो मैश था वो मैश क्या था, इन दोनों की जो रेशो है इसको रिहाइड्रेशन रेशो कहते हैं। नॉर्मली रिहाइड्रेशन रेशो को आप परसेंटेज के जरिए आप इसको रिप्रेजेंट करते हैं। रिहाइड्रेशन रेशो के अलावा एक रिहाइड्रेशन रेट भी टर्म यूज की जाती है या रिहाइड्रेशन रेट के अलावा आप इसको रिहाइड्रेशन टाइम भी कहते हैं। तो बेसिकली ये आपके पास ये काइनेटिक्स बताता है। काइनेटिक्स क्या है कि उसके अंदर कोई अगर आपके पास जो रिहाइड्रेशन का जो मैकेनिज्म हुआ है तो काइनेटिक्स के अंदर कि भाई आपके पास जो रिहाइड्रेशन के अंदर जैसे जैसे उसके अंदर मॉइस्चर रिमूव हुआ है, उसमें से जो सॉल्ट्स रिमूव हुई हैं, ये जो सारी के सारा आपके पास हुआ है वो किस टाइम में हुआ है, तो ये आपके पास रिहाइड्रेशन टाइम बताता है। तो हमारे पास जो रिहाइड्रेबिलिटी है फूड मटेरियल्स की, यानी कि फूड मटेरियल्स को किस हद तक आप दोबारा से रिकॉन्स्टिट्यूट कर सकते हैं, उनको दोबारा से असली हालत पे लेके जा सकते हैं, इट डिपेंड्स ऑन द ड्राइंग इटसेल्फ कि आपने ड्राइंग कैसे की है, तो ये उस पर डिपेंड कर रहा होता है। और खास तौर पर मिसाल के तौर पर हमारे पास अगर आपने फूड प्रोडक्ट को अंदर जो आपने ड्राइंग के बाद आपने ऐसा प्रोडक्ट हासिल कर लिया है कि जिसके अंदर पोरोसिटी है, उसके अंदर पोर्स बन गए हैं, उसके अंदर मसाम बन गए हैं, उसके अंदर कैपिलरीज हैं, तो ऐसे फूड प्रोडक्ट्स की जो रिहाइड्रेशन है इट इज मच इजियर, इट विल बी मच फास्टर। और खास तौर पर जो हमारे पास जो इसके अंदर सिर्फ जो लिमिटिंग फैक्टर होगा वो यही होगा कि पानी कितना ज्यादा उसके अंदर जो है
वो एब्जॉर्ब हो रहा है उसके अंदर, तो उसके अंदर लिमिटिंग फैक्टर यही हो सकता है। अच्छा, अब आप कभी कभार गौर करें, आपने अगर जो है एवरीडे है या कोई नीडो है या माइलो है हमारे पास, उस माइलो का पाउडर है, उसको आपने मिक्स कराया है, तो मिक्स कराने के बाद आप उसे उसको जब आप यूज कर रहे हैं, तो यूज करने के बाद अगर आप देखते हैं, अगर आप उसके अंदर कोई स्टीरिंग ना करें तो फिर उसके अंदर फुटकियां बन जाती हैं, लम्स बन जाते हैं। तो स्टीरिंग करने की वजह से भी जो एजिटेशन है, जो स्टीरिंग है, एजिटेशन है, जो मिक्सिंग कर रहे हैं, उसकी वजह से भी रिहाइड्रेशन की जो काइनेटिक्स है, कि वो जो रिहाइड्रेशन का जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस के ऊपर वो काफी ज्यादा फर्क आ जाता है। और आपके पास जो है सिर्फ उस केस में कि अगर आपके पास फूड मटेरियल है वो बहुत ज्यादा विस्कस हो, तो उस वक्त हमारे पास ये जो एजिटेशन वगैरह है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट जो चीज है हमारे पास, जो लास्ट हमारा ड्राइंग का जो टॉपिक है, कि जब आप रिहाइड्रेशन कर रहे होते हैं फूड में, यानी कि आपने ड्राइंग कर ली, ड्राइंग करने के बाद आपके पास ड्राई प्रोडक्ट आ गया, अब आप ड्राई प्रोडक्ट की रिहाइड्रेशन करना चाहते हैं, उसके अंदर दोबारा वाटर ऐड करके उसको दोबारा अपनी असल हालत में लेके जाते हैं, तो उसके अंदर क्या स्टेजेस हैं, क्या स्टेप्स हैं, किस तरह वो ये आपके पास रिहाइड्रेशन होगी। तो हमारे पास ये सारे एक सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स हैं, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस हैं। तो उसके अंदर आपके पास बेसिकली क्या होगा कि आप जो है सबसे पहले हमारे पास जो है आपका वो जो ड्राई फूड प्रोडक्ट है उसका सरफेस वेट होगा। फिर उस वेट होने के बाद उसके अंदर जो जो आप वाटर यूज कर रहे हैं वो वाटर पोर्स के अंदर पेनिट्रेट करेगा। फिर वो जब पोर्स के अंदर पेनिट्रेट कर जाएगा तो उसके बाद आपके पास वो जो एक मैट्रिक्स है, जो स्ट्रक्चर है इंटरनली, जो माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर के ऊपर ये वाटर एब्जॉर्ब कर जाएगा। फिर उसके बाद ये जो वाटर है आपके उस स्ट्रक्चर के अंदर ये डिफ्यूज कर जाएगा, उसके अंदर घुस जाएगा, उसके अंदर मिक्स हो जाएगा। फिर उसके बाद आपके पास एक इक्विलिब्रियम की कंडीशन आ जाएगी कि अब आपके पास वो जो मॉइस्चर कंटेंट है, तो आपके पास ये सारे का सारा वो स्टेबल हो जाएगा। लेकिन जो चीज इंपॉर्टेंट है, ये हमें जानना बड़ा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, कि जो आपके पास जब बाज औकात हम फूड मटेरियल के अंदर, जब आपके पास जो जो ड्राई फूड मटेरियल है जिसके अंदर वाटर पेनिट्रेट कर रहा होगा, तो इट इज आल्सो पॉसिबल कि जो ड्यूरिंग द पेनिट्रेशन ऑफ द वाटर उसमें से कुछ सॉल्युबल जो कंपोनेंट्स हैं वो लीच आउट होना शुरू हो जाए। लीच आउट का मतलब है कि निकलना शुरू हो जाए, वो निकलना शुरू हो जाए, तो ये भी पॉसिबल है। तो खास तौर पर जो हम इंस्टेंट पाउडर्स यूज करते हैं, जैसे कि आपको पता है कि ये नीडो, एवरीडे वगैरह, माइलो वगैरह, इस तरह के जो इंस्टेंट पाउडर्स यूज किए जाते हैं, जो ड्राई करके बनाए गए हों, इंस्टेंट पाउडर्स हों, तो उनकी जो रिहाइड्रेशन करैक्टरिस्टिक्स है वो कुछ मखसूस प्रॉपर्टीज पर डिपेंड कर रही होती है। मसलन जो सबसे पहली प्रॉपर्टी है वो वेटेबिलिटी है। वेटेबिलिटी क्या है कि आपका वो जो पाउडर है वो पाउडर कितना ज्यादा पानी एब्जॉर्ब कर सकता है अपने सरफेस के ऊपर। इसी तरह खास तौर पर ये जो प्रॉपर्टी वेटेबिलिटी की प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी को आप सरफेस टेंशन या वेटिंग एंगल मेजर करके आप मालूम कर सकते हैं। यानी कि लैब के अंदर जो आपने बैच प्रोड्यूस किया है उसके सैंपल्स को टेस्ट करते हैं, आप उसकी सरफेस टेंशन को मेजर करते हैं, आप वेटिंग एंगल को मेजर करते हैं, या फिर आप खास तौर पर प्रैक्टिकली आप उसके अंदर जो रेट ऑफ पेनिट्रेशन ऑफ वाटर है, यानी कि आपके पास जो एक आप पाउडर क्या करते हैं कि आप पाउडर का अच्छा खासा टुकड़ा बना लेते हैं, एक कॉलम सा बना लेते हैं, उसके अंदर भी वाटर ऐड करते हैं और देखते हैं कितना तेजी से वाटर उसके अंदर पेनिट्रेट कर रहा है। तो ये जो चीज है ये वेटेबिलिटी है। दूसरा इंपॉर्टेंट जो प्रॉपर्टी है वो है सिंकेबिलिटी। सिंकेबिलिटी क्या है कि आप अगर चाहते हैं कि आपके पास रैपिड रिकॉन्स्टिट्यूशन हो जाए, फौरी तौर पे आपका जो ड्राई फूड प्रोडक्ट है वो रिकॉन्स्टिट्यूट हो जाए, दोबारा अपनी असली हालत पे चला जाए, तो फिर आप क्या करते हैं कि आप ये चाहते हैं कि जैसे ही आपने पाउडर को आपने पानी में रखा या आपने ऐड किया, उसको फौरी तौर पे पाउडर को वो सिंक कर देना चाहिए। पाउडर उसके अंदर पानी के अंदर डूब जाए, वो सिंक कर जाए, फौरी तौर पे बैठ जाए as soon as possible। तो sinkability is also the property which is required for instant powders अगर आप उसकी रिहाइड्रेशन कर रहे हैं। डिस्पर्सिबिलिटी, डिस्पर्सिबिलिटी क्या है कि आपके पास
कि वो जो आपने पाउडर यूज कर रहे हैं वो पाउडर फौरी तौर पे हल हो जाए, वो पानी के अंदर और मुकम्मल तौर पर यूनिफॉर्मली हल हो जाए, और वो कोई लंप ना बनाए, कोई फुटकियां ना बना दे, वो उसके अंदर कोई जो है आपको एग्लोमरेट्स ना बना दे, फुटकियां ना बन जाए। तो इस तरह ये जो डिस्पर्सिबिलिटी है जितनी ज्यादा अच्छी होगी आपके पास, उतना ज्यादा आपका जो फूड मटेरियल है, जो खास तौर पे जो इंस्टेंट पाउडर के तौर पर, वो उसकी वो जो रिहाइड्रेशन है वो बहुत ज्यादा अच्छी होगी। लास्ट जो इंपॉर्टेंट पैरामीटर है वो सॉल्युबिलिटी है। जो सॉल्युबिलिटी है हमारे पास खास तौर पर ये सॉल्युबिलिटी है कि आपके पास उसकी बहुत अच्छी सॉल्युबिलिटी भी होनी चाहिए कि फौरी तौर पर वो सॉल्युबल हो जाए। और जो सॉल्युबिलिटी होती है ये केमिकल कॉम्पोजिशन पे डिपेंड कर रही होती है कि बिकॉज के आपके पास उसके अंदर हम जो सॉल्युबिलिटी का प्रोसेस है इटसेल्फ इज अ फिजिकल प्रोसेस, लेकिन ये डिपेंड्स ऑन द केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ योर ड्राइड फूड मटेरियल। तो उसकी केमिकल कॉम्पोजिशन क्या है तो उसके ऊपर ये आपकी सॉल्युबिलिटी डिपेंड कर रही होगी। लेकिन बाज़ औक़ात जैसे मैंने आपको बताया था कि डीनेचुरेशन ऑफ अगर आप प्रोटीन्स हो गई हो तो उस वक्त वो आपका जो ड्राई मिल्क है वो अच्छी तरह से डिजोल्व नहीं होगा और उसकी सॉल्युबिलिटी विल बी मच मोर रिड्यूस्ड, या उसकी वो बहुत ज्यादा डिक्रीज हो चुकी होगी। सो स्टूडेंट्स, this was our lecture number 8, and especially this was the remaining portion of drawing. Please watch this video. This video is available on LMS. This video is available on ocw.kfueit.edu.pk. This video is available on YouTube. Please go through these notes. These notes are available on ocw.kfueit.edu.pk. These notes are available on your LMS. Please go through these notes. Please watch this video. इसको अच्छी तरह देखिए, concepts इसको this the topics which we have covered today are very important topics, और आप इनको देखिए, इनको कवर कीजिए। If you have any questions, please do not hesitate to contact me. You can always write me emails, या उसके अलावा आप मुझे व्हाट्सएप पे टेक्स्ट मैसेज भी कर सकते हैं। सबसे बेहतर तरीका है कि जब हमारा लाइव सेशन होगा इंशाल्लाह, हमारा जो लाइव सेशन बुध वाले दिन हमारा लाइव सेशन 11:20 पर लाइव सेशन होगा, तो उस लाइव सेशन में आप पार्टिसिपेट करें। यू शुड कम प्रिपेयर्ड। आप सवाल पूछिए ताकि अगर आपके कोई कंफ्यूजन है उस कंफ्यूजन को आप दूर कर सकें। थैंक यू वेरी मच जी। अल्लाह हाफिज।